माय डियर स्टूडेंट्स, एएनएस कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। 11 अप्रैल से होने वाले एग्ज़ाम कक्षा 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम आप लोगों को बताएंगे, इसलिए आप सभी लोग इनको अच्छी तरीके से ज़रूर देख लें और अपनी एग्ज़ाम को सफल बनाएं। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में चलते हैं। प्रश्न 1 में कहा गया है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो 1815 ईस्वी में फ्रांस की हार वाटरलू युद्ध में हुई थी। क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो क्रांति से पहले जो फ्रांसीसी समाज थे वे 3 वर्गों में विभाजित थे। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। यानी चर्च उन्हें कहा जाता है जहाँ धार्मिक, जिस प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हुआ करते हैं उन्हीं प्रकार चर्च होते हैं। तो चर्च में के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते थे, पादरी वर्ग कहा जाता था। चलते प्रश्न संख्या 4 में। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है फ्रांस में 1793 से 1794 के बीच के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 पर चलते। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पहले रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन ख नंबर का बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। रूसी सांसद का क्या नाम था। तो हमें पता है रूसी सांसद का नाम ड्यूमा था। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन थे। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 में कहा गया है रूसी क्रांतिकारी के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो रूसी क्रांतिकारी के मुख्य उद्देश्य थे प्रथम विश्व युद्ध से रूसों को हटाना, जमीन किसी किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। अर्थात ये सभी बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन सही हैं और प्रयुक्त सभी। पर चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पर। 10 पर कहा गया है खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो खूनी रविवार को 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 पर है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और पूरे भारत में हमारे झारखंड का भी प्रतिशत 2.4 ही प्रतिशत है। चलते अगले प्रश्न संख्या 12 पर। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कौन सा है। तो भारत का मानक याम्योत्तर 82.30 अंश पूर्वी देशांतर को माना जाता है। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर कहा गया है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो हमें पता है कर्क रेखा के याद करने के लिए ट्रिक आपको बताया गया था मित्र पर गमछा झाड़। अर्थात मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब में गुजरता है, परंतु मान ये मिजोरम और ये इसमें उड़ीसा जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है हमें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह से उड़ीसा बिल्कुल इस ऑप्शन का सही आंसर होगा। चलते प्रश्न संख्या 14 पर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15 में कहा गया है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। तीनों ओर से जब समुद्र से घिरा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को, तो नए मिट्टी जो लाया जाता है बाढ़ द्वारा उन्हें खादर कहा जाता है, जबकि पुराना मिट्टी जो आता है उन्हें बंगर कहा जाता है। इसलिए हमें खादर पर ऑप्शन टिक लगाएंगे क्योंकि यहाँ नया मिट्टी लाया गया है। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें कोंकण के नाम से जाना जाता है। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रश्न संख्या 18 पर। तो ये लक्षद्वीप का निर्माण जो है ना प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रश्न संख्या 18। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है। तो विश्व की सबसे अपवाह द्रोणी जो है ना ये अमेजन नदी की है। चलते प्रश्न संख्या 20 पर।
20 में कहा गया है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन को बिल्कुल सही है। चलते हैं लमपुर। तो यहाँ लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था पालमपुर। क्या होगा यहाँ? पालमपुर। पालमपुर हम लोग पढ़े हैं किताब में। ये पालमपुर की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित थी? तो ये 75%। बिल्कुल सही होगा आंसर। कितना प्रतिशत? 75%। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित थे? तो 75%, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग किसान थे। खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। चलते अगले प्रश्न संख्या 23 पर। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से। प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। 24 में कहा गया निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण है नगद पैसा तथा कच्चा माल। प्रश्न संख्या 25 पर कहा गया निम्न में से कौन सा एक गैर कृषि क्रिया है? तो गैर कृषि क्रिया है सिंचाई करना, कृषि क्रिया है खेतों की जुताई करना, कृषि क्रिया है फसल की देखभाल करना, भी कृषि क्रिया है, जबकि खाद एवं बीज की बिक्री ये गैर कृषि क्रिया है। चलते संख्या पे प्रश्न संख्या 26 पर। 26 पर कहा गया नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे एक में दिया गया है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। बिल्कुल सही है। प्रश्न कथन 2 में कहा गया है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफलन का कार्य करता है। अर्थात कथन 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये सही है। चलते प्रश्न संख्या 27 पर। 27 में कहा गया है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो हम पहले भी पढ़े थे, मॉडल सेट 2023 में जो आया था उन्हें भी बताया गया था कि शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या की वजह से हमारा अर्थव्यवस्था बिल्कुल परिसंपत्ति हो सकता है। चलते प्रश्न संख्या 28 पर। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ये जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तब इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें ही तो बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या चलते अगले पर। 29 में कहा गया है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो ये सेतु पाठ्यक्रम चलाए गए हैं तथा स्कूल लौटो शिविर ये उपयुक्त दोनों सही है। गो नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उपयुक्त दोनों सही है। चलते प्रश्न संख्या 30 पर। 30 पर कहा गया है मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है तो इन्हें मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या चलते अगले पर। 31 पर कहा गया है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, कानून का शासन, राजा का शासन। अर्थात ये लोकतंत्र हम किन्हें कहते हैं? लोगों का शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। चलते प्रश्न संख्या 32 पर। 32 में है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो एक ही राजनीतिक दल का शासन होना चाहिए हमारे देश में। ये बिल्कुल गलत बात है। तो लोकतंत्र की परिभाषा है लोगों का शासन, तो ये इसमें कहा गया लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये बिल्कुल गलत है। चलते प्रश्न संख्या 33 पर। इनमें से कौन सा कथन गलत है? फिर से कहा गया इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्रश्न संख्या 33। तो 33 देखिए लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि लोकतंत्र ऐसा नहीं होता है कि उनके पुत्र द्वारा फिर प्रधानमंत्री के पुत्र ही प्रधानमंत्री बने। ये लोकतंत्र का गुण नहीं होना चाहिए। चलते प्रश्न संख्या 34 पर। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पुनः हमें लोकतंत्र की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए क्योंकि बार बार प्रश्न दोहराया जा रहा है बस लोकतंत्र। तो देखिए 34 पर भी फिर से दोहराया गया है लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका है, बिल्कुल सही है। ख नंबर में जो कहा गया है क्यों ये लोकतंत्र बहुत बेहतर है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला है, बिल्कुल सही है। परंतु घ नंबर में जो कहा गया है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है, ये सम्मान बढ़ाता है। चलते प्रश्न संख्या 35 पर। 35 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक की तख्तापलट की थी? तो सन 1999 ईस्वी में की थी। दक्षिण अफ्रीका का कब स्वतंत्र हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका 1994 ईस्वी में स्वतंत्र हो गए थे। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? आपने नेशनल मंडेला का नाम सुना होगा। ये दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति थे जिन्होंने रंगभेद के लिए 30 वर्ष तक लड़ाइयाँ लड़ी और अंततः उनकी जीत हुई। प्रश्न संख्या कितना पर चलेंगे? 37, दक्षिण अफ्रीका। चलते प्रश्न संख्या 38 पर।
38 पे है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। प्रश्न संख्या 39 में कहा गया लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो देश का नाम, विधायिका के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख के अधिकार। 39, तो ये शासन के प्रमुख का नाम, शासन के प्रमुख का अधिकार प्रावधान नहीं रहता है। चलते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 पर। 40 पर कहा गया है भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? अर्थात भारतीय संविधान ने अपना पूरा काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये MCQ यहीं पर ख़त्म होता है।